प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कै नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। इसका उत्तर है देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अर्थात नदी किनारों को अपना विरह गीत सुनाते हुए भागे जा रही है और नदी को ऐसा करता देख किनारे पर खड़ा गुलाब सोच रहा है कि अगर विधाता ने मुझे यानी कि गुलाब को वाणी दी होती तो वह भी पतझड़ के सपनों का गीत संसार को सुना पाता। ख है जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है बसंती किरणों के स्पर्श से प्रसन्न होकर शुक जब गीत सुनाता है तो वह गीत शुकी के मन को छू जाता है। उसके पंख फूल जाते हैं, उसके मन में भी स्नेह भरे गीत उमड़ने लगते हैं, पर वह गा नहीं पाती। उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। यह प्रश्न है प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? इसका उत्तर होगा जब प्रेमी प्रेम गीत गाता है तो उसके गीत का पहला स्वर उसकी राधा यानी कि उसकी प्रेमिका उसके पास खींच लाता है। वह नीम की छाया में चोरी चोरी गीत को सुनती है। वह भाव विभोर हो जाती है। उसकी इच्छा होती है कि वह गीत की कड़ी बनकर प्रेमी के होठों को स्पर्श कर ले। यह प्रश्न है छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए, यानी कि छंद में जो प्रकृति का चित्रण उन्होंने छंद में बताया है उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। कविता के प्रथम छंद में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। कवि ने नदी को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया है जो अपना दिल हल्का करने के लिए किनारों से बातें करती हुई तेजी से सागर की ओर भागी जा रही है। नदी के किनारे खड़ा गुलाब इसलिए व्यथित है क्योंकि विधाता द्वारा स्वर न दिए जाने पर वह अपने पतझड़ की कहानी संसार को नहीं सुना पा रहा है। अड़य है इसका प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके साथ पशु और पक्षियों का कैसा संबंध है? इसका उत्तर होगा प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का संबंध आदिकाल से ही रहा है। उनका यह संबंध आज भी घनिष्ठ है। एक और पशु पक्षी अपने भोजन, आवाज़ एवं आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, तो वहीं पशु पक्षी प्रकृति का श्रृंगार बनकर उसका सौंदर्य भी बढ़ाते हैं। यदि जंगल में पशु पक्षियों का कलरव ना गूंजे तो कितनी चुप्पी सी होगी। इसके अलावा पशु पक्षी प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखने में भी अपना योगदान देते हैं। इसका च भाग है मनुष्य को प्रकृति किस रूप से आनंदित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा मनुष्य को प्रकृति नाना प्रकार से आनंदित करती है। इस क्रम में बात शुरू करें तो प्रातःकालीन सूर्य हमें प्रसन्नता से भर देता है। हरियाली हमारी आँखों को सुहाती है। ओस की बूंदें हमें अपनी ओर खींचती हैं। आसमान में छाए काले काले बादल मन में उल्लास एवं मस्ती जगाते हैं तथा मन में खुशी भर देते हैं। शाम को छिपता सूर्य मन को शांति देता है। इसके अलावा नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, फूल आदि विविध रूप से हमें आनंदित करते हैं। 6 भाग है। सभी कुछ गीत गाते हैं, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। यानी कि सभी कुछ ना कुछ गीत गा रहे होते हैं, तो अगीत कुछ नहीं होता है क्या? और अगर अगीत कुछ होता है तो बताइए। इसका उत्तर है हमारे जीवन में विभिन्न अवसरों में मन में तरह तरह के भाव उठते हैं। इनमें जिन भावों को अभिव्यक्ति का स्वर मिलता है वह गीत बन जाते हैं, यानी कि जिन भावों को हम व्यक्त कर पाते हैं, दूसरों को बता पाते हैं, वह गीत बन जाता है और दूसरों के सामने वह प्रकट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अगीत भी होते हैं, यानी कि इसके अलावा कुछ ऐसे भाव भी होते हैं जिसे हम चाहकर दूसरों को नहीं बता पाते, वह हमें
अभिव्यक्त नहीं कर पाते तो वह कहलाते हैं हमारे अगीत। ठीक है। जय भाग है गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। यानी कि गीत अगीत आपको क्या कहना चाहता है। देखिए, गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव है प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। इसमें नदी, गुलाब, किनारों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य, शुक शुकी के माध्यम से जीव जंतुओं में प्रेम भाव तथा प्रेमी और उसकी राधा के माध्यम से मानवीय राग का चित्रण किया गया है। कविता में प्रेम के मुक्तित और मौन दोनों अभिव्यक्ति को सुंदर तरीके से बताया गया है। क्योंकि गीत की गुण सुनने में अच्छी लगती है पर अगीत की अनुभूति भी उतनी ही अच्छी लगती है। प्रश्न 2, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मैं अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यानी कि इसका व्याख्या होगी, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अवीत नामक कविता से उद्गत है। यानी कि किस कविता से ले गए हैं? गीत अवीत। इनके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता में उन्होंने गीत और मौन, जिसे कि हमने अगीत बोला है, अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। इस पद्यांश में नदी के किनारे खड़ा गुलाब मन ही मन सोच रहा है, यदि ईश्वर ने मुझे वाणी का वरदान दिया होता ना, तो मैं भी संसार को अपने उन दिनों के दुख अवश्य सुनाता जब मैंने स्वयं को पतझड़ जैसा सूना और वीरान महसूस किया था। ख भाग है, गाता शुक जब किरण वसंती छूती अंग पण से छनकर। अर्थात संदर्भ में आएगा प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्गत है। इस कविता में उन्होंने गीत और मौन अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। इस पद्यांश में शुक पर प्रकृति के प्रभाव को दर्शाया गया है। अर्थात इसकी व्याख्या में कवि कहते हैं, जब सूरज की मनमोहक किरणें वृक्ष के पत्तों से छन छन कर शुक के तन को स्पर्श करती हैं तो वह प्रसन्न होकर गाने लगता है। अर्थात वह प्रकृति की मोहकता से गद हो उठता है। इसका ग भाग है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिन यूं मन में गुनाती है। अर्थात संदर्भ में है इसका प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्गत है। इस कविता में इन्होंने गीत और मौन की अनुभूति की तुलना करते हुए, मौन अर्थात अगीत की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। प्रेमी के प्रेम भरे गीत को सुनकर उसकी प्रेमिका मुग्ध हो जाती है। इसकी व्याख्या है, मुग्ध प्रेमिका मन ही मन यह सोचती है कि हे विधाता, काश मैं भी इस आनंदमय गीत की एक पंक्ति बनकर इसमें लीन हो जाती, मैं प्रेमी के प्रेम भरे भावों में खो जाती। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित उदाहरण से वाक्य विचलन को समझने का प्रयास कीजिए। इसी आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास लिखिए। उदाहरण है, तट पर एक गुलाब सोचता, एक गुलाब तट पर सोचता। ठीक है, तो इसका क्या होगा? देते स्वर यदि मुझे विधाता। इसका उत्तर होगा, यदि विधाता मुझे स्वर देते। ठीक है। ख है इसका, बैठा शुक उस घनी डाल पर। इसका उत्तर होगा, शुक उस घनी डाल पर बैठा है। ग है हमारा, गूंज रहा शुक का स्वर वन में। उत्तर होगा, शुक का स्वर वन में गूंज रहा है। घ है हमारा, क्यों ना हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की। मैं गीत की कड़ी क्यों ना हुई। इसका उत्तर होगा, मैं कड़ी गीत की क्यों ना हुई। अड़ा है हमारा, शुकी बैठ अंडे है सेती। इसका उत्तर होगा, शुकी बैठकर अंडे सेती है। पहला होगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसमें प्रश्न 1 है, गीत अगीत कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, गीत अगीत कविता का कथ्य है प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय प्रेम के मुक्तित और मौन रूपों को चित्रित करना। इस कविता में एक ओर नदी
तोते और प्रेमी के माध्यम से प्रेम का मुखर रूप गीत और उसका प्रभाव बताया गया है, तो दूसरी ओर गुलाब, शुकी और प्रेमिका के माध्यम से मौन रूप जो कि अगीत बनकर रह गया है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण भी किया है। प्रश्न 2, गीत अगीत कविता में नदी को किस रूप में चित्रित किया गया है? इसका ज्ञान कैसे होता है? कविता में नदी को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इसका ज्ञान हमें उसके विरह भरे गीतों से होता है। वह जो किनारों को सुनाकर अपना जी हल्का करने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा वह तेज वेग से सागर से मिलने जाती हुई भी प्रतीत होती है। प्रश्न 3, प्रेमी और उसकी राधा के माध्यम से गीत अगीत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सांझ होते ही प्रेमी जोश भरे स्वर में आला का गायन कर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। उसका यह प्रेम गीत बन जाता है और वह गीत यानी उस गीत को सुनकर उसकी राधा, उसकी प्रेमिका उसकी ओर खींची चली आती है और भाव विभोर हो उस गीत को सुनती है। उसके मन में भी प्रेम भरे गीत उमड़ते हैं, परंतु वह उन्हें स्वर नहीं दे पाती। उसका प्रेम गीत अगीत बनकर रह जाता है। प्रश्न 4, तोते का गीत सुनकर शुकी की क्या दशा होती है? पेड़ की सघन डाल पर बैठा तोता बसंती किरणों के स्पर्श से पुलकित होकर गाने लगता है। उसी पेड़ पर घोंसले में बैठी शुकी यानी कि तोती अंडे से रही होती है। तोते को गीत गाता सुनकर तोती का हृदय प्रसन्न हो जाता है, उसके पंख फूल जाते हैं। शुकी के मन में भी प्रेम भरे गीत उबलने लगते हैं, परंतु वह भी राधिका की तरह उन गीतों को मुखरित नहीं कर पाती। ऐसे में उलसित शुकी के गीत अगीत बनकर रह जाते हैं। प्रश्न 5, तोते और शुकी के गीतों का अंतर पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि तोते और शुकी यानी कि शुक और शुकी जो अपने अपने गीत हैं उनमें क्या अंतर है आपको बताना है। इसका उत्तर है, पठित कविता गीत अगीत से पता लगता है, ज्ञात होता है कि पेड़ की डाल पर बैठा तोता बसंती किरणों का स्पर्श पाकर पुलकित हो जाता है और गाने लगता है, जिसे सुनकर शुकी यानी कि तोती प्रसन्न हो जाती है, परंतु शुकी के मन में उभरते वाले गीत मुखरित नहीं हो पाते, यानी कि उन गीतों को वाणी नहीं मिल पाती। यह गीत उसके मन में दबे रहकर अगीत बन जाते हैं। प्रश्न 6, गीत अगीत कविता का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि रामधारी सिंह दिनकर विचरित कविता गीत अगीत में प्राकृतिक और मानवीय राग का सुंदर चित्रण है। कविता में तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, जिसमें सरसता और लयात्मकता दोनों हैं। कविता में आए अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार इसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। भाषा इतनी चित्रात्मक है कि सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार सा हो उठता है। जगह जगह वियोग और संयोग श्रृंगार रस घनीभूत हो उठता है। अब पढ़ते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, प्रकृति अपने विभिन्न क्रियाकलापों से मनुष्य को प्रभावित करती है। गीत अगीत कविता के आधार पर इसका स्पष्ट कीजिए। प्रकृति और मनुष्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। वह अपने विभिन्न क्रियाओं से मनुष्य को आनंदित करती आई है। बहती नदी को देखकर लगता है कि वह गीत गा रही है और गीत के माध्यम से अपनी व्यथा किनारे पर खड़े पेड़ पौधों को बताना चाहती हैं। तोता पेड़ की हरी डाल पर गीत गाता है जो शुकी के मन को उल्लासित कर देता है। आला गाता ग्वाल बाल अपनी धुन में मस्त है। उसे सुनने वाली नीम की ओट में खड़ी नायिका रोमांचित हो उठती है। प्रकृति में होने वाले गीत अगीत का गायन मनुष्य को अत्यंत गहराई से प्रभावित करता है। प्रश्न 2, गीत अगीत कविता में का चित्रण कवि द्वारा किस रूप किया गया है, किस रूप में किया गया है, किस प्रकार किया गया है,
स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गीत अगीत कविता में कवि द्वारा गीत और अगीत दोनों का चित्रण साथ साथ किया है। सबसे पहले गुलाब के माध्यम से दर्शाया गया है कि गुलाब सोचता है यदि विधाता उसे भी स्वर देता तो वह भी अपने सपनों का गीत सबको सुनाता है, यानी कि अपने पतझड़ का गीत, अपने पतझड़ का दुख सबको सुनाता है। इसी प्रकार शुक का गीत सुनकर शुकी के मन में अनेक भाव उमड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें व्यक्त नहीं कर पाती, अभिव्यक्त नहीं कर पाती। वह उन गीतों को, उन भावों को गीतों का रूप नहीं दे पाती। इसी तरह उसका गीत अगीत बनकर रह जाता है। अंत में ग्वाल बाल की आहला सुनने वाली उसकी प्रेमिका आती है और वह पेड़ की ओट में छिपकर सुनती रह जाती है। उसके मन के भाव भी मन में ही रह जाते हैं। इस तरह कविता में कई स्थानों पर गीत अगीत का चित्रण हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है।